एक महिला पूरे जोर से शैंपेन की बोतल उठाकर पनडुब्बी पर दे मारती है, पर जो बोतल टूट जानी चाहिए थी वो बिना टूटे वापस उछल आती है। यह देखकर वहां मौजूद सोवियत नौसैनिकों के चेहरे उतर जाते हैं, क्योंकि नौसेना की परंपरा के अनुसार अगर लॉन्चिंग के समय शैंपेन की बोतल न टूटे तो उसे बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। यही वजह थी कि K9 पनडुब्बी को बाद में सैनिक विधवा बनाने वाली कहने लगे। उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ताकत की होड़ अपने चरम पर थी। दुनिया को अपनी परमाणु जवाबी क्षमता दिखाने के लिए सोवियत संघ ने K9 परमाणु पनडुब्बी को एक बेहद महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास पर भेजने का फैसला किया। लेकिन जहाज पर मौजूद किसी भी सैनिक को अंदाजा नहीं था कि उनके लिए एक भयानक दुस्वप्न शुरू होने वाला है। रवाना होने से पहले सभी सैनिक तेजी से सामान और उपकरण तैयार कर रहे थे। इसी अफरा तफरी में एक सैनिक गलती से गलत दवाइयां उठा लेता है। जहाज का डॉक्टर उसे रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उसे कर मार देता है, और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 12 नवंबर 19 को K9 आधिकारिक तौर पर सेवा में शामिल हुई। कप्तान के आदेश पर पनडुब्बी धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में उतरते हुए बंदरगाह से निकल गई। K9 सोवियत संघ की पहली रणनीतिक परमाणु पनडुब्बी थी, और यह उसका पहला मिशन भी था। चालक दल का काम इसकी क्षमता को परखना था ताकि इसे जल्द से जल्द युद्ध के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन लॉन्चिंग वाली वह शैंपेन की बोतल मानो सचमुच कोई श्राप लेकर आई थी। जैसे ही पनडुब्बी लगभग 20 मीटर की गहराई तक पहुंची, एक और हादसा हो गया। हालांकि समय रहते इस समस्या को संभाल लिया गया, वरना पूरी पनडुब्बी समुद्र पीत रही विस्फोट का शिकार हो सकती थी। इसके बाद कई दिनों तक सैनिक लगातार कठिन और थकाने वाली ट्रेनिंग में लगे रहे। आखिरकार ट्रेन उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के बाहरी हिस्से तक पहुंच गई। ऊपर समुद्र की सतह पर मोटी बर्फ की परत जमी हुई थी। इसलिए उप कप्तान ने सुझाव दिया कि पनडुब्बी को और गहराई में ले जाकर अभ्यास किया जाए, लेकिन कप्तान ने यह सुझाव तुरंत ठुकरा दिया। उसका कहना था कि असल युद्ध में दुश्मन यह नहीं देखेगा कि ऊपर बर्फ है या नहीं। इसी बहाने उसने युद्ध जैसी परिस्थितियों का एक खतरनाक अभ्यास शुरू करवा दिया। लेकिन तभी एक और दुर्घटना हो गई। एक सैनिक मिसाइल को किसका हाथ अचानक उसका हाथ पुली में फंस गया। उसे बचाने के लिए सभी लोग दौड़े, लेकिन इस अफरा तफरी में मिसाइल का संतुलन बिगड़ गया। इस हादसे में एक सैनिक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद कप्तान ने अभ्यास रोकने से इनकार कर दिया। उल्टा उसने सभी को शुरुआत से फिर ट्रेनिंग करने का आदेश दिया। खून और बलिदान की कीमत चुकाने के बाद आखिरकार सैनिकों ने अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। अब K9 अपने मिशन क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। बस एक सफल मिसाइल प्रक्षेपण के बाद इसे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार घोषित किया जा सकता था। लेकिन कप्तान का साहस हद पार करने लगा था। उसने अचानक आदेश दिया कि पनडुब्बी को 10,000 मीटर से भी नीचे समुद्र की गहराई में ले जाया जा, युद्ध जैसी आपात परिस्थितियों का परीक्षण किया जा सके। उप कप्तान ने इसका कड़ा विरोध किया। उसने लिखा 20 मीटर पहले ही K9 की सुरक्षित सीमा के वह, और इससे ज्यादा नीचे जाना बेहद खतरनाक होगा। लेकिन कप्तान की जिद के आगे किसी की नहीं चली। आखिर इस जहाज का मालिक वही था। जैसे जैसे पनडुब्बी और नीचे उतरती गई, समुद्र का दबाव उसके स्टील के ढांचे को बुरी तरह दबाने लगा। चारों तरफ धातु के चरमराने की डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो मौत हर कोने से उन्हें घूर रही हो। लेकिन K9 उस दौर की सबसे आधुनिक परमाणु पनडुब्बियों में से एक थी। आखिरकार उसने 7 मीटर गहराई का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। सभी लोग राहत की सांस ही ले रहे थे। कप्तान ने एक और चौंकाने वाला आदेश दे दिया। उसने कहा कि पनडुब्बी को पूरी गति से आपातकाली तरीके से सतह की ओर ले जाया जाए। सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि पर मोटी बर्फ मौजूद थी। अगर समय रहते पनडुब्बी न रुकी तो वह सीधे बर्फ सेट करा सकती थी। इससे जहाज को भारी नुकसान पहुंच सकता था, या फिर पूरा जहाज विस्फोट का शिकार भी हो सकता। लेकिन कप्तान अपने फैसले पर अड़ा रहा। सैनिकों के पास आदेश मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पनडुब्बी पूरी रफ्तार से ऊपर उठने लगी। भीतर बैठे सैनिकों के शरीर भारी दबाव झेल रहे थे। कुछ ही पलों बाद K9 जोरदार धमाके के साथ बर्फ की परत से टकराई। खुशकिस्मती से बर्फ उतनी मजबूत नहीं थी। पनडुब्बी ने उसे तो डर दिया और सभी लोग बाल बाल बच गए। इसके बाद K9 ने नाटो के सैन्य क्षेत्र के पास अपनी मिसाइल सफलतापूर्वक दागी। इस प्रदर्शन ने पूरी दुनिया को सोवियत संघ की ताकत का संदेश दे दिया। K9 का यह मिशन जल्द ही पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनने वाला था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली खतरा अभी शुरू भी नहीं हुआ था। एक इंजीनियर ने कंट्रोल पैनल पर हल्के से एक बटन दबाया, और अगले ही पल मीटर पर दबाव अचानक 80 मेगापास्कल नीचे गिर गया। कंट्रोल पैनल पर रीडिंग देखते ही इंजीनियर का चेहरा उठ गया। उसी समय पनडुब्बी के पिछले हिस्से में मौजूद परमाणु रिएक्टर के अंदर कूलिंग सिस्टम की एक पाइप तेजी से लीक होने लगी, और अगले ही पल वहां जोरदार विस्फोट हो गया। जैसे ही चेतावनी वाली लाल बत्तियां जल उठी, इंजीनियर तुरंत समझ गया कि परमाणु रिएक्टर में गंभीर खराबी आ चुकी है। दबाव लगातार गिरता जा रहा था, और रिएक्टर पर नियंत्रण भी कमजोर पड़ता जा रहा था। सैनिकों ने फौरन परमाणु प्रतिक्रिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रिएक्टर का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था। अगर यह तापमान 1000 डिग्री तक पहुंच जाता तो पूरी पनडुब्बी विस्फोट से उठ जाती, और उसके साथ मौजूद परमाणु मिसाइलें भी फट जाती। उस विस्फोट की ताकत इतनी भयानक होती कि वह हिरोशिमा परमाणु बम से कई दर्जन गुना ज्यादा विनाशकारी साबित हो सकती थी। स्थिति की गंभीरता समझते ही कप्तान अर्जुन ने तुरंत आदेश दिया कि पनडुब्बी को पूरी रफ्तार से समुद्र की सतह पर लाया जाए। अब उनके पास सिर्फ 3.5 घंटे का समय था। अगर इतने समय में रिएक्टर को नहीं बचाया गया तो सब कुछ खत्म हो जाता।
जहाज पर मौजूद अधिकारी और इंजीनियर हर तकनीकी किताब और मैनुअल खंगालने लगे, लेकिन कहीं भी इस समस्या का समाधान नहीं मिला। तभी एक साधारण सैनिक राहुल ने एक सुझाव दिया। उसने कहा, कूलिंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला माध्यम आसुत पानी है। हमारे पास अभी भी लगभग 30 टन ताजा पानी मौजूद है। अगर हम किसी तरह इस पानी की पाइपलाइन को सीधे रिएक्टर से जोड़ दें तो शायद उसे ठंडा किया जा सकता है। योजना सुनने में सही थी, लेकिन असली सवाल था वहां जाकर पाइप कौन जोड़ेगा। रिएक्टर के आसपास मौजूद विकिरण इतना खतरनाक था कि कोई भी इंसान कुछ ही देर में मौत के मुंह में पहुंच सकता था। सबसे बड़ी समस्या यह थी, पनडुब्बी में रेडिएशन से बचाने वाले सूट मौजूद ही नहीं थे। सिर्फ गैस से बचाव वाले सूट थे। मजबूरी में उपकप्तान विक्रम ने इसे झूठ बोल दिया कि यही सूट उन्हें रेडिएशन से भी बचा लेंगे। हालांकि वह खुद जानता था कि अंदर जाने वाले लोग अपनी जान दांव पर लगाने जा रहे हैं। इसके बाद कप्तान ने सैनिकों को 3 टीमों में बांट दिया। हर टीम को सिर्फ 10 मिनट तक अंदर काम करना था। फराद दूसरी टीम उनकी जगह लेती। सैनिक सूटों को बूंद से के अंदर जिन्हें वे रेडिएशन सूट समझ रहे थे। बाहर कप्तान और बाकी अधिकारी हर सेकंड की गिनती कर रहे थे। अब वे समय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। 10 मिनट पूरे होते ही दूसरी टीम अंदर पहुंची, लेकिन बाहर निकले सैनिकों की हालत देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उनके चेहरे सूज चुके थे। उन्हें लगातार उल्टियां हो रही थी। स्पष्ट था कि रेडिएशन ने उनके शरीर को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। जब उनकी जांच की गई तो पता चला कि उनके शरीर में मौजूद विकिरण की मात्रा मापने वाले उपकरण की अधिकतम सीमा से भी ऊपर जा चुकी थी। यह देखकर तीसरी टीम के एक सैनिक का हौसला टूट गया। वह मानसिक रूप से बिखर गया और अंदर जाने से मना कर दिया। आखिरकार उसका साथी सुरेश उसकी जगह खुद अंदर जाने के लिए तैयार हो गया। कई घंटों की जानलेवा मेहनत के बाद आखिरकार कूलिंग सिस्टम दोबारा चालू हो गया। ठंडा पानी फिर से रिएक्टर तक पहुंचने लगा। तापमान जो 10 डिग्री के बेहद करीब पहुंच चुका था धीरे धीरे नीचे आने लगा। जब सभी ने मीटर पर गिरते हुए आंकड़े देखे तो ऐसा लगा जैसे मौत के मुंह से वापस लौट आए हों। लेकिन जिन सैनिकों ने अंदर जाकर काम किया था उनके लिए यह जीत बहुत महंगी साबित हुई। उनकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। किसी भी पल रेडिएशन का असर उन्हें मौत के करीब ले जा सकता था। इसी बीच एक नई समस्या सामने आ गई। रेडिएशन का रिसाव पनडुब्बी के कई हिस्सों तक फैल चुका था। घर वापस पहुंचने में कम 5 दिन लगने वाले थे। सीमित मात्रा में बचा पीने का पानी और बढ़ता हुआ विकिरण दोनों मिलकर पूरी पनडुब्बी को एक तैरती हुई कब्र बना सकते थे। इसलिए सैनिकों को मजबूरन समुद्र की सतह पर आना पड़ा। वे ताजी हवा में सांस ले रहे थे और जितना संभव हो सके रेडिएशन से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे। सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए उपकप्तान विक्रम ने कप्तान अर्जुन को एक सुझाव दिया। उसने कहा कि सबसे जदी की नाटो बेस से मदद मांग लेनी चाहिए। शायद अमेरिकी उनकी जान बचा सकते थे, लेकिन कप्तान ने साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि इस मिशन का मकसद ही नाटो को सोवियत संघ की परमाणु ताकत दिखाना। अगर उन्होंने मदद मांगी तो परमाणु पनडुब्बी की गोपनीय तकनीक अमेरिका के हाथ लग सकती थी और यह नुकसान सोवियत संघ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन जहाज पर मौजूद कुछ लोग कप्तान के फैसले से बेहद नाराज थे। उनका मानना था कि कप्तान अपनी जिद के कारण सभी को मौत की तरफ धकेल रहा है। राजनीतिक अधिकारी और एक वरिष्ठ अफसर ने आपस में गुप्त बातचीत शुरू कर दी। उन्होंने तय किया कि अगर जरूरत पड़ी तो कप्तान को उसके पद से हटाया जा सकता है। उन्हें ऐसा करने का अधिकार भी प्राप्त था। लेकिन तभी हालात फिर से बिगड़ गए। जिस पाइप को इतनी मुश्किल से जोड़ा गया था उसमें दोबारा रिसाव शुरू हो गया। रिएक्टर का तापमान एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा। अगर वह 1000 डिग्री तक पहुंच जाता तो विस्फोट हिरोशिमा बम से गुना ज्यादा विनाशकारी हो सकता था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि यह सब नाटो देशों के बिल्कुल करीब होने वाला था। ऐसा विस्फोट अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सीधे युद्ध की चिंगारी बन सकता था। यहां तक कि तीसरे विश्व युद्ध खतरा भी पैदा हो सकता था। स्थिति को देखते हुए कप्तान अर्जुन ने एक बेहद कठोर फैसला लिया। उसने आदेश दिया कि पनडुब्बी को समुद्र की गहराइयों में ले जाया जाए। अगर विस्फोट होना ही तो वह समुद्र के नीचे होगा ताकि दुनिया बच सके। कुछ सैनिक इतने डर चुके थे कि उन्होंने जहाज पर लौटने के बजाय समुद्र में कूदकर जान बचाने की कोशिश की। यह देखकर राजनीतिक अधिकारी को लगा कि अब कप्तान को हटाने का सही मौका आ गया है। उसने बंदूक निकालकर कप्तान अर्जुन को अपने कब्जे में ले लिया और फिर पूरे जहाज का भविष्य एक ही व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया गया, उपकप्तान विक्रम के। अब फैसला उसे करना था। पनडुब्बी को समुद्र की गहराइयों में ले जाकर सबके साथ मर जाना है या फिर आखिरी उम्मीद के तौर पर मदद मांगनी है। राजनीतिक अधिकारी और उसके साथी को पूरा भरोसा था कि उपकप्तान विक्रम उनकी बात मानेगा और नाटो से मदद लेने का फैसला करेगा। लेकिन उन्होंने विक्रम की देशभक्ति को बहुत कम आंका था। विक्रम के लिए मदद मांगना और दुश्मन के सामने झुकना दो अलग बातें थी। जैसे ही उसे पता चला कि दोनों अधिकारी कप्तान को हटाकर हालात पर कब्जा करना चाहते हैं, उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसे साफ महसूस हुआ कि वे उसकी सीमा पार कर चुके हैं। अगले ही पल विक्रम ने अपनी बंदूक तान दी और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ ही मिनटों में पूरी कप्तान अर्जुन को फिर से कमान सौंप दी गई। लेकिन इस बार कप्तान ने एक महत्वपूर्ण बात समझ ली। सिर्फ आदेश देकर सैनिकों को मौत की तरफ भेजा नहीं होगा। इसलिए उसने पूरे चालक दल को इकट्ठा किया और पहली बार उन्हें सच्चाई बता दी। उसने बताया कि पनडुब्बी की स्थिति कितनी गंभीर है। अगर वे नीचे नहीं गए तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है और अगर नीचे गए तो शायद उनमें से कोई भी वापस न लौटे।
अब फैसला सैनिकों के हाथ में था, देश के लिए बलिदान देना है या अपनी जान बचाने की कोशिश करनी है। कुछ पल के लिए पूरे जहाज में सन्नाटा छा गया। फिर एक एक करके हर सेक्शन से जवाब आने लगा। कक्ष संख्या 10 तैयार है कॉमरेड कप्तान। कक्ष संख्या 9 तैयार है। कक्ष संख्या 8 सोवियत संघ की सेवा के लिए तैयार है। कक्ष संख्या 7 अपने कर्तव्य के लिए तैयार है कॉमरेड कप्तान। कक्ष संख्या 5 तैयार है। कक्ष संख्या 2 और आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। कक्ष संख्या 1 आपके साथ है कप्तान। पूरा जहाज एक आवाज में कप्तान के साथ खड़ा हो गया। किसी ने पीछे हटने का फैसला नहीं किया। सभी ने मौत का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जब पनडुब्बी तेजी से नीचे उतर रही थी, तब कप्तान अर्जुन को पता चला कि सत्ता संघर्ष के दौरान एक सैनिक चुपचाप रेडिएशन वाले हिस्से में घुस गया था। वह अकेले ही रिएक्टर के छोटे से कक्ष में पहुंचा था और वहां उसने सिर्फ कुछ मिनट नहीं, पूरे 18 मिनट बिताए। इतनी देर तक उस स्तर के विकिरण में रहना लगभग मौत की सजा के बराबर था। कप्तान तुरंत अंदर गया और उसे बाहर खींच कर लाया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैनिक की दोनों आंखों की रोशनी जा चुकी थी। वह पूरी तरह अंधा हो चुका था। फिर भी उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसकी कुर्बानी बेकार नहीं गई थी। उसकी मेहनत से रिक्टर आखिरकार पूरी तरह कह चुका था। तापमान तेजी से गिरने लगा। एक बार फिर K9 विनाश के मुंह से लौट आई, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। पनडुब्बी के अंदर फैला रेडिएशन अभी सभी की जान ले सकता था। मजबूर होकर कप्तान अर्जुन ने वह फैसला लिया जिसे वह किसी भी कीमत पर टालना चाहता था। उसने अमेरिका से मदद मांगने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन तभी किस्मत ने पहली बार उनका साथ दिया। अचानक संचार प्रणाली दोबारा काम करने लगी और कुछ ही देर बाद उनका संपर्क पास में मौजूद एक सोवियत पनडुब्बी से हो गया।